जब मैं 5 साल का था तब मेरे दादाजी ने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम कभी जंगल की पगडंडी पर चलते हुए दूर किसी धुंधले साए को तुम्हारी तरफ हाथ हिलाते देखो तो कभी भी उसके पास मत जाना, तुरंत पीछे मुड़कर भाग जाना, क्योंकि वह इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक भालू होता है। वह बहुत चालाक होता है और इंसानों की तरह हाथ हिलाकर लोगों को अपने पास बुला लेता है, फिर उन्हें मारकर खा जाता है। एक दिन दादाजी मुझे अपने गाँव ले जा रहे थे। हम दोनों एक तिपहिया गाड़ी पर बैठे थे और जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी जब हम रास्ते के मोड़ पर मुड़ने ही वाले थे तब मेरी नजर दूर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े एक लंबे धुंधले साए पर पड़ी। वह साया हमें हाथ हिलाकर बुला रहा था। चारों तरफ हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, इसलिए सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी वहाँ कोई आदमी हमें हाथ हिलाकर बुला रहा है, शायद वह किसी मुसीबत में है, चलिए उसके पास चलकर देखते हैं। दादाजी ने मेरी उंगली की दिशा में देखा और अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और भारी आवाज में मुझसे बोले, अर्जुन क्या तुम्हें पता है 20 साल पहले हमारे पीछे वाले पहाड़ में एक खतरनाक भालू आया था। उसे शिकार ढूंढने में मुश्किल होती थी, इसलिए उसने इंसानों की नकल करना सीख लिया था। वह खड़ा होकर इंसानों की तरह हाथ हिलाता था ताकि गांव वाले उसके पास आ जाएं और फिर वह उन्हें पकड़कर खा जाता था। यह सुनकर मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहाँ कोई साया दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, दादाजी क्या अभी जो हमें हाथ हिलाकर बुला रहा था वह वही भालू था? क्या वह किसी कहानी के राक्षस की तरह बन गया है? दादाजी कुछ नहीं बोले, वह चुप रहे, जैसे किसी पुराने डरावने किस्से को याद कर रहे। अगले ही दिन हमारे छोटे से गाँव में एक डरावनी खबर फैल गई। गाँव के पश्चिम वाले हिस्से से एक छोटा बच्चा अचानक गायब हो गया था। गाँव वालों ने 2 दिन तक लगातार उसे ढूंढा। आखिरकार जंगल के अंदर गहराई में उस बच्चे का शरीर मिला, लेकिन उसका शरीर देखकर सबकी रूह कांप गई। उसका पेट फटा हुआ था और उसके सारे अंदरूनी अंग गायब थे, बस उसकी खाल बची हुई थी। गांव में वापस आने के बाद यह बात तेजी से फैल गई कि जंगल में कोई जंगली जानवर बच्चों को खा रहा है। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया, हर कोई सहमा हुआ था। जब दादाजी ने यह बात सुनी तो उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, भालू वापस आ गया है। भालू को इंसानों का मांस बहुत पसंद होता है। जब जंगल में धुंध छाई होती है या जब बर्फ गिर रही होती है तब वह खड़ा होकर इंसानों की तरह हाथ हिलाता है ताकि लोग उसके पास आ जाएं और वह उन्हें पकड़कर खा सके। मैंने दादाजी से पूछा, लेकिन दादाजी भालू तो सर्दियों में सो जाते हैं ना, फिर वह लोगों को क्यों खाएगा? दादाजी ने समझाते हुए कहा, जब सर्दी बहुत लंबी हो जाती है और भालू को बहुत भूख लगती है तो वह जाग जाता है और खाने की तलाश में निकल पड़ता है। दादाजी मुझे 20 साल पहले वाले उसी भालू की कहानी बता रहे थे। उसी समय सुबह गाँव में खबर आई कि नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े भालू के पैरों के निशान मिले हैं। गाँव की एक बूढ़ी औरत बोली, मेरे आदमी ने खुद जाकर देखा है, भालू के पंजों के निशान इंसान के चेहरे से भी बड़े हैं, बहुत डरावने हैं। उसने अपने हाथ से अपने चेहरे के सामने पंजे का आकार दिखाया और डरावनी आंखों से हम सब की तरफ देखने लगी। हर साल के आखिर में हमारे गांव में कुछ दिन नाटक और गीत का कार्यक्रम होता था ताकि साल का अंत खुशी से हो और नया साल भी खुशी से शुरू हो। उस दिन भी मंच पर नाटक चल रहा था और लोग मजे से देख रहे थे। तभी अचानक मुझे दूर से किसी जानवर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने दादाजी का हाथ पकड़ा और ऊपर देखा तो पाया कि दादाजी भी चारों तरफ ध्यान से देख रहे थे। लगता था कि उन्होंने भी वही आवाज सुनी थी। दादाजी मुझे लेकर गाँव के मुखिया के पास गए और धीरे से कुछ बात की। दादाजी ने कहा, लोगों को अभी घर भेज देना चाहिए, लेकिन मुखिया बोला, अगर अभी नाटक बीच में रोककर लोगों को भेज दिया तो गांव में घबराहट फैल जाएगी। वैसे भी अब तो सबको पता है कि जंगल में भालू है, लेकिन दादाजी ने कहा, इंसानों की जान सबसे जरूरी है। आखिरकार नाटक खत्म होने से पहले ही मुखिया ने सबको घर जाने के लिए कह दिया और सबको बार बार समझाया कि रात को बाहर मत निकलना। उस रात गाँव के कुछ बुजुर्ग और ताकतवर जवान लोग मुखिया के घर इकट्ठा हुए। दादाजी मुझे अकेला घर पर छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे भी साथ ले गए। गाँव के लोग एक बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगे जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह लाठी के सहारे खड़ा था। किसी ने उनसे पूछा, अब क्या करना चाहिए? बूढ़े आदमी ने कहा, गांव में एक बच्चा मर चुका है, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। पहले हमने जंगल के पास कुछ गड्ढे खोदे थे ताकि भालू फंस जाए, लेकिन लगता है उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब हमें खुद जंगल में जाकर उसे मारना पड़ेगा ताकि गाँव वालों का डर खत्म हो सके। कुछ लोग बोले, हाँ हमें हथियार लेकर जंगल जाना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। बातों बातों में पता चला कि 20 साल पहले भी इसी बूढ़े आदमी ने अपनी देसी बंदूक से उस भालू को मारा था। जब सारी बात तय हो गई तो दादाजी मुझे लेकर घर लौट आए। घर आकर उन्होंने पुरानी देसी बंदूक भी निकाल ली। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अर्जुन कल मैं भी उन लोगों के साथ जंगल जाऊंगा, तुम घर में अकेले रहना और याद रखना, चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए तुम दरवाजा मत खोलना। मैंने कहा, ठीक है दादाजी। अगले दिन आसमान बादलों से भरा हुआ था और माहौल बहुत भारी लग रहा था। सुबह सुबह दादाजी अपनी बंदूक और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चले गए और मुझे आंगन के अंदर बंद करके चले गए। मैं पूरे दिन उनका इंतजार करता रहा। शाम हो गई, चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती थी। मैं कंबल में दुबका हुआ दादाजी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे के पास खड़खड़ाने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद दादाजी लौट आए हैं। मैं खुशी से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैं बोलने वाला था तभी दरवाजे पर अचानक बहुत जोर से धक्का पड़ा। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा और आवाज इतनी तेज थी कि मेरा शरीर डर से कांपने लगा। उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह दादाजी नहीं है। मैं वहीं खड़ा रह गया और डर के मारे दरवाजे को घूरने लगा। तभी हवा में एक अजीब सी कच्चे मांस जैसी बदबू फैलने लगी। दरवाजे के उस पार से जो बदबू आ रही थी वह सीधा मेरी नाक में घुस रही थी। उसमें खून की तेज गंध थी और किसी सड़े हुए जानवर जैसी बदबू भी थी। इतनी भयानक कि मेरी सांस रुकने लगी और मेरे मुंह से घबराहट में 2-3 बार खांसी निकल गई। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी
तभी मेरे दिल में एक बहुत बुरा शक पैदा हुआ। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर कौन है? तभी दरवाजे पर फिर से जोर जोर से धड़ धड़ की आवाज आने लगी, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब मैं इतना डर गया था कि बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सांस रोक ली और धीरे धीरे पीछे हटते हुए कमरे में चला गया। फिर कंबल को कसकर अपने ऊपर लपेट लिया। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा शायद वह चीज चली गई होगी। मैं धीरे धीरे कदम रखते हुए आंगन में आया और बड़े दरवाजे की तरफ देखने लगा। मन में बस यही सोच रहा था कि दादाजी अभी तक क्यों नहीं लौटे। तभी अचानक हवा में फिर वही खून जैसी बदबू फैल गई और उसके साथ ही दरवाजे पर जोर से धड़ धड़ की आवाज हुई। फिर एक बहुत भारी और डरावनी दहाड़ मेरे कानों में पड़ी, जो सीधे मेरे दिल तक उतर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे वह गले तक आ गया हो। तभी अचानक दादाजी अंदर आ गए। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और मुझे गोद में उठाकर अपनी भारी और थकी हुई आवाज में मुझे शांत करने लगे। मैंने रोते हुए कहा, दादाजी आप आ गए? क्या दरवाजे पर वही काला भालू था? दादाजी बोले, अर्जुन डर मत, मैं आ गया हूँ। जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। अगले दिन दादाजी मुझे लेकर गाँव के मुखिया के घर गए। वहाँ पहले से ही बहुत लोग बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और सब लोग चुपचाप सिर झुकाकर बैठे थे। कोई बोला, अब तो वह भालू गाँव के अंदर तक आ गया है, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। वह भालू बहुत चालाक है और बदला भी लेता है। अगर किसी ने उस पर गोली चला दी तो वह बाद में जरूर वापस आकर बदला लेगा। तभी किसी ने कहा, हाँ अर्जुन के दादाजी, आप अर्जुन को लेकर गांव से बाहर कहीं छिप जाइए। लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। दादाजी बस मुझे अपनी गोद में कसकर पकड़े बैठे रहे और कुछ नहीं बोले। मेरे मन में बहुत डर था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह भालू इतना चालाक है कि जब लोग उसे पकड़ने जंगल गए तो वह खुद गाँव में आ गया। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी अगर आप नहीं डरते तो मैं भी नहीं डरूंगा। दादाजी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर दादाजी ध्यान से मुखिया और एक बुजुर्ग आदमी की बातें सुनने लगे, जो अगले दिन भालू को पकड़ने की योजना बना रहे थे। उन्होंने तय किया कि अगले दिन 2 टीमें बनाई जाएंगी। एक टीम जंगल के अंदर जाकर भालू को ढूंढेगी और दूसरी टीम दादाजी के साथ गांव से बाहर जाएगी। अगले दिन सुबह हम लोग गांव से शहर जाने वाली छोटी पगडंडी पर चल रहे थे। हमारे साथ कई लोग थे और हर किसी के हाथ में अलग अलग हथियार थे। किसी के पास देसी बंदूक थी, किसी के पास कुल्हाड़ी थी, किसी के पास बड़ा चाकू था। सर्दियों की ठंडी सुबह थी और चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। तभी दूर धुंध के बीच हमें एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, जो हमें हाथ हिलाकर बुला रहा था। उसके सिर पर टोपी थी जिससे उसका आधा चेहरा छिपा हुआ था। किसी ने कहा, सामने कोई आदमी खड़ा है, कहीं वह भालू तो नहीं है? दूसरे ने कहा, हम इतने लोग हैं, भालू शायद पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। और वह आदमी टोपी भी पहने हुए है। लेकिन फिर भी सब लोगों ने अपने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए और सावधानी से सामने देखने लगे। किसी ने कहा, क्यों ना कोई आगे जाकर देख ले कि वह कौन है। लेकिन सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी आगे जाने को तैयार नहीं था। फिर किसी ने कहा, पहले जोर से आवाज लगाकर पूछते हैं कि वह किस गाँव का है। अगर जवाब देगा तो हम आगे जाएंगे। फिर सबने मिलकर जोर से आवाज लगाई, अरे सामने वाले, तुम किस गाँव के हो? लेकिन कई बार आवाज देने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। वह साया बस खड़ा खड़ा हाथ हिलाता रहा। घने कोहरे में वह और भी डरावना लग रहा था। हम सब डरते हुए उसे देख रहे थे। वह ठीक उसी रास्ते पर खड़ा था जिससे हमें शहर जाना था, इसलिए हम उसे छोड़कर आगे नहीं जा सकते थे। किसी ने दादाजी से पूछा, अब क्या करें? दादाजी उस साए को ध्यान से देखते रहे और धीरे से बोले, अगर हम इतने लोग हैं और हमने आवाज भी लगाई है तो उसे भाग जाना चाहिए था। फिर वह अभी तक वहीं क्यों खड़ा है? तभी एक आदमी ने मजाक में कहा, क्या हुआ दादाजी, आप डर गए क्या? लेकिन दादाजी कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस हाथ से इशारा करके कहा, हम सब जंगल के अंदर की तरफ से निकलते हैं। सब लोग एक साथ रहेंगे और कोई अकेला नहीं पड़ेगा। हमारी पूरी टोली जंगल की तरफ मुड़कर चलने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पीछे से किसी ने घबरा कर कहा, लगता है भालू आ गया। सब लोग तुरंत रुक गए और चारों तरफ देखने लगे। सबने सांस रोक ली और कान खड़े कर दिए। तभी थोड़ी देर बाद झाड़ियों के अंदर से किसी जानवर की हल्की आवाज आने लगी। किसी ने कहा, सब लोग पीछे हट जाओ। तभी अचानक किसी के पैर के नीचे टहनी टूटने की आवाज हुई और उसी पल झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा काला भालू बाहर कूद पड़ा। वह लगभग 2 मीटर लंबा था। उसके दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। कई आदमी डर के मारे वहीं खड़े रह गए और उनके हाथों में पकड़े हथियार कांपने लगे। तभी किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, भागो, और सब लोग घबराकर पीछे भागने लगे। भालू ने शायद मुझे सबसे छोटा समझा, इसलिए वह सीधा मेरी तरफ झपटा। मैं इतना डर गया कि मेरा शरीर बिल्कुल जड़ हो गया और मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। उसकी आंखों में खून पीने वाली चमक थी। तभी दादाजी ने मुझे तुरंत गोद में उठाया और पीछे भागने लगे। तभी अचानक किसी आदमी की जोरदार आवाज आई, ओ जानवर, मेरे बेटे की जान का बदला ले। और उसी समय किसी ने देसी बंदूक से भालू पर गोली चला दी। वह वही आदमी था जिसका बेटा कुछ दिन पहले भालू ने मार दिया था। भालू गुस्से से पागल हो गया और उसने झट से उस आदमी को पकड़ लिया और उस पर टूट पड़ा। पलक झपकते ही उसने उस आदमी की गर्दन काट दी। फिर वह उसके शरीर को बुरी तरह नोचने लगा। तभी एक जवान लड़का मौका देखकर दौड़ा और उसने अपने हाथ की बड़ी छुरी पूरी ताकत से भालू की पीठ में घोंप दी। लेकिन इतनी चोट से भी भालू नहीं मरा, उल्टा वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपनी मोटी और ताकतवर आगे वाली टांग उठाई और उस जवान पर जोर से वार कर दिया। उसके नुकीले पंजों ने उस लड़के के शरीर पर 3 गहरे घाव कर दिए। लड़का जमीन पर गिरा और कुछ ही पलों में उसकी सांस बंद हो गई। ये सब देखकर बाकी लोग इतने डर गए कि कोई भी आगे बढ़कर भालू पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी अचानक दूर से एक गोली चलने की आवाज आई। भालू जो अभी तक शव को नोच रहा था, वह अचानक डरकर पीछे हट गया और जोर से दहाड़ने लगा। तभी हमने देखा कि एक बड़ा
ताकतवर आदमी टोपी पहने घोड़े पर सवार होकर हमारी तरफ आ रहा है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे तुम लोग अभी तक खड़े क्या कर रहे हो? क्या मरने का इंतजार कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर जैसे हम सबको होश आ गया और हम लोग धीरे धीरे पीछे हटते हुए गांव की तरफ लौट आए। भालू इस बार हमारे पीछे नहीं आया, इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हो गए। तब किसी ने उस आदमी से पूछा, भाई तुम किस गाँव के हो? उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ वाले गाँव का शिकारी हूँ। मैं जंगल से शिकार लेकर शहर बेचने जा रहा था। तभी मैंने देखा कि तुम लोग भालू से घिरे हुए हो, इसलिए मैंने झाड़ियों में छिपकर उस पर गोली चला दी। अच्छा हुआ कि वह डरकर भाग गया। किसी ने कहा, हम लोगों ने भी उस पर गोली चलाई थी, लेकिन वह जरा भी नहीं डरा। शायद उस जगह के पास उसके बच्चे होंगे, इसलिए मादा भालू तुरंत वापस भाग गई होगी। शाम हो चुकी थी, इसलिए दादाजी ने उस शिकारी से कहा कि वह आज रात गांव में ही रुक जाए। फिर हम सब लोग गांव के मुखिया के घर की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर हमने सारी घटना मुखिया को बताई। हमारी बात सुनकर मुखिया अपना चेहरा ढककर रोने लगा और कमरे में बैठे बाकी लोग भी सिर झुकाकर मारे गए। लोगों के लिए दुख मनाने लगे। तभी बाहर से जोर जोर से रोने की आवाज आई। एक बूढ़ी औरत सफेद बालों के साथ रोती हुई घर के अंदर आई। वह उस आदमी की माँ थी जिसे भालू ने मार दिया था। लोग उसे समझाने लगे कि आपका बेटा बहुत बहादुर था और उसने गांव के लिए अपनी जान दी है। कमरे में बैठे लोग यह सब देखकर दुख से मुंह फेरने लगे। तभी एक आदमी गुस्से में बोला, मैं नहीं मानता कि हम इतने लोग मिलकर भी एक जानवर को नहीं मार सकते। दूसरे ने कहा, अब तो हमने उसे नाराज भी कर दिया है। वह जानवर बदला लेने वाला है। अगर हमने उसे नहीं मारा तो वह हमें मार देगा। वह भालू अब इंसान का मांस छक चुका है, इसलिए वह आसानी से नहीं रुकेगा। सबके चेहरों पर गुस्सा और बदला लेने की आग साफ दिखाई दे रही थी। सब लोग मरने वालों का बदला लेना चाहते थे। फिर मुखिया और गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने मिलकर अगले दिन भालू को पकड़ने की योजना बनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि कल हम लोग उसी जगह के पास छिपकर बैठेंगे जहां लाशें पड़ी हैं। एक टोली आगे छिपकर देसी बंदूक से गोली चलाएगी और जिनके पास बंदूक नहीं है वे झाड़ियों में छिपकर तीर चलाएंगे। जैसे ही भालू पास आएगा हम सब मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। फिर मुखिया ने कहा, आज जो लोग यहाँ वापस आए हैं वे सब कल भी साथ चलेंगे, क्योंकि अब भालू तुम सबको पहचान चुका है। अगर कोई अकेला रह गया तो वह उस पर हमला कर सकता है। दादाजी ने मुखिया से कहा, लेकिन अर्जुन अभी छोटा है। तभी मुखिया मेरी तरफ देखने लगा और मैं भी डरते हुए दादाजी की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, अर्जुन को भी साथ ले जाओ। उसे घर पर अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज भालू ने सबसे पहले उसी पर हमला किया था। अगर वह अकेला रहा तो वह बच नहीं पाएगा। दादाजी यह सुनकर बहुत परेशान हो गए और बोले, जब वह अभी अभी मौत के मुंह से बचा है तो मैं उसे फिर से खतरे में कैसे डाल दूं? क्या मैं उसे आपके घर छोड़ दूं और वापस आकर ले जाऊं? लेकिन एक आदमी बोला, इस समय कोई भी उसे अपने घर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या पता भालू उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाए। वह अभी छोटा है, अगर भालू सामने आ गया तो वह भाग भी नहीं पाएगा। तब मुखिया ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने पोते से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम गांव के बाकी लोगों के बारे में भी सोचना होगा। यह सुनकर दादाजी चुप हो गए और मजबूरी में मुझे साथ ले जाने के लिए मान गए। दोपहर के बाद हम सब लोग उस जगह पहुंचे जहां दो लाशें पड़ी थी। दोनों के पेट फटे हुए थे और उनके अंदर के अंग गायब थे। उनकी आंखें खुली हुई थी और बहुत डरावनी लग रही थी। एक बहादुर आदमी आगे बढ़ा और उसने उनकी आंखें बंद कर दी। फिर सब लोग अपनी अपनी जगह छिपकर बैठ गए और भालू के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन आधा दिन गुजर गया और भालू नहीं आया। कुछ जवान लड़के ठंड और इंतजार से परेशान होकर बड़बड़ाने लगे, शायद भालू नहीं आएगा, हो सकता है उसका पेट भर गया हो और वह फिर से सो गया हो। क्या हम पूरी रात बर्फ में ही बैठे रहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि भालू हमें न मारे लेकिन ठंड हमें मार दे। तभी किसी ने कहा, धैर्य रखो, अगर हम आज वापस चले गए तो भी कल हमें इसी डर के साथ जीना पड़ेगा। तभी किसी ने कहा, अगर भालू आ भी गया तो जरूरी नहीं कि हम उसे पकड़ पाएंगे। यह सुनकर दूसरे लोग नाराज हो गए और बोले, ऐसी मनहूस बातें मत करो। तभी अचानक जंगल की तरफ से हल्की सी आवाज आई। उसी समय मुझे हवा में हल्की सड़ी हुई गंध महसूस हुई। मैं डरकर दादाजी से और कसकर लिपट गया। तभी किसी ने धीरे से कहा, सब लोग सावधान हो जाओ, भालू आ गया है। सब लोग एकदम सतर्क हो गए और उस धुंधली परछाई की तरफ देखने लगे। वह धीरे धीरे चल रहा था। जब वह लाश के पास पहुंचा तो वह रुक गया और अपनी नाक से सूंघने लगा। वह भालू लाश के आसपास की जमीन को सूंघने लगा। शायद उसे कोई ऐसी गंध मिल गई थी जो उस लाश की नहीं थी। तभी वह अचानक सतर्क हो गया और सिर उठाकर चारों तरफ देखने लगा। उसी समय अचानक एक जोर की गोली चली और झाड़ियों में छिपे गांव वाले एक साथ तीर और गोलियां चलाने लगे। चारों तरफ से तीर और गोलियों की बारिश होने लगी। भालू उस गोलीबारी में ऐसे भागने लगा जैसे कोई पागल हो गया हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला किस तरफ से हो रहा है। तभी वह अचानक गुस्से में पागल होकर दांत निकालकर दहाड़ते हुए दौड़ा। उसके मुंह से बदबूदार लार टपक रही थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह सीधे मेरे दादाजी की तरफ झपटा। दादाजी मुझे खींचकर पीछे करने ही वाले थे कि तभी भालू उन पर टूट पड़ा। दादाजी चिल्लाए, अर्जुन भागो, जल्दी भागो। मैं डर के मारे जोर जोर से रोने लगा और जमीन पर गिर गया। मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे उनमें जान ही नहीं रही हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और पीछे छिपे लोग भी डर के मारे अब गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक एक आदमी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था। वह पूरी ताकत से दौड़ते हुए भालू की तरफ गया और उसने दोनों हाथों से चाकू उठाकर भालू के पेट में जोर से घोंप दिया। पहले से घायल भालू अब और सह नहीं पाया और जोर से दहाड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग डरते डरते उसके पास आए। किसी ने पैर से उसे हल्का सा ठोकर मारी और कहा, लगता है यह मर गया। फिर किसी ने कहा, हाँ अब यह बिल्कुल नहीं हिल रहा, शायद सच में मर गया है। यह सुनकर सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे कि भालू मर गया।
भालू मर गया, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। तभी किसी ने कहा, पहले उन लोगों की लाशें गांव ले चलो ताकि उनका ठीक से अंतिम संस्कार किया जा सके। उन्हें ऐसे जंगल में छोड़ना ठीक नहीं है। उसके बाद हम वापस आकर इस भालू को भी उठा लेंगे। फिर सब लोग उन लाशों को उठाकर गांव की तरफ चल पड़े। जब हम गांव पहुंचे तो रास्ते भर लोग चिल्लाते जा रहे थे कि भालू मर गया, भालू मर गया। यह सुनकर गांव वाले घरों से बाहर निकल आए। किसी ने घबराकर पूछा, क्या सच में भालू मर गया? तभी गांव का मुखिया भी भागते हुए बाहर आया और हैरान होकर बोला, क्या सच में भालू मर गया? भालू कहाँ है? लोगों ने कहा, भालू मर गया है। पहले हम गांव वालों की लाशें वापस ले आए हैं, बाद में भालू को भी उठा लाएंगे। यह सुनकर मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी से कांपते हाथों से सब लोगों से हाथ मिलाया। जब मरने वालों का अंतिम संस्कार कर दिया गया तब सब लोग वापस जंगल गए और भालू की लाश को घसीटते हुए गांव के बाहर ले आए। पूरे गांव के सामने उसका पेट चीरकर देखा गया और उसके पंजे काटकर गांव के बाहर पेड़ पर टांग दिए गए। गांव के लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब मैंने पेड़ पर टंगी उस भालू की खाल को देखा तो मेरे मन में अजीब सा डर पैदा हो गया और वह सड़ी हुई बदबू भी अभी तक हवा में फैली हुई थी। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही ढोल और नगाड़ों की आवाज से मेरी नींद खुल गई। बाहर लोग घबराकर चिल्ला रहे थे कि भालू की खाल गायब हो गई। किसी ने कहा शायद कोई उसे चुरा कर ले गया होगा, लेकिन दादाजी को यह बात अजीब लगी। वह मुझे साथ लेकर गांव के बाहर गए। वहाँ बहुत लोग जमा थे। कोई कह रहा था जरूर किसी ने चोरी की है, लेकिन किसी ने जमीन पर पड़े निशानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये इंसान के नहीं बल्कि भालू के पंजों के निशान है। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए और कहने लगे, लेकिन भालू तो मर चुका था, फिर यह कैसे हो सकता है? तभी किसी ने कहा, शायद यहाँ दूसरा भालू भी था। मुझे याद है जब हमने मादा भालू को देखा था तब उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, लेकिन ये पंजे के निशान तो उस मादा भालू से भी बड़े लग रहे हैं। ये सुनकर सब लोग डर गए और आपस में बातें करने लगे। तभी गांव का मुखिया भी जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच गया और घबराकर पूछने लगा, भालू की खाल कहाँ गई? ये क्या हो गया? लोगों ने उसे जमीन पर पड़े बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाए और कहा, लगता है कोई दूसरा बड़ा भालू पेड़ पर चढ़कर वह खाल ले गया है। ये सुनकर सब लोग और डर गए और कहने लगे, अगर दूसरा भालू है तो वह जरूर बदला लेने वापस आएगा। मुखिया गुस्से में बोला, ऐसी बेकार बातें मत करो। अगर हम एक भालू को मार सकते हैं तो दूसरे को भी मार सकते हैं। लेकिन अगले ही दिन फिर से खबर मिली कि भालू रात में गांव में घुस आया था, लेकिन इस बार उसने किसी इंसान को नहीं मारा। वह सिर्फ लोगों के घरों के पाले हुए जानवरों को मारकर खा रहा था। किसी के मुर्गे मर गए, किसी के बकरे, किसी के सुअर और गाय भी घायल मिली। लोग गुस्से में चिल्लाने लगे कि किसने मेरे मुर्गे मार दिए। किसी ने कहा, शायद तुमने किसी से दुश्मनी कर ली है या किसी बुरी आत्मा को नाराज कर दिया है। तभी किसी ने जमीन पर पड़े निशान देखकर कहा, ये वही भालू के पंजों के निशान हैं जो कल गांव के बाहर मिले थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि भालू इंसानों को छोड़कर सिर्फ जानवरों को क्यों मार रहा है। किसी ने कहा, शायद उस पेड़ पर टंगी भालू की खाल देखकर वह डर गया होगा, इसलिए वह सिर्फ रात में चोरी से जानवर मारकर चला जाता है। लोगों ने अपने अपने घरों के मुर्गी खाने और जानवरों के बाड़े मजबूत करने शुरू कर दिए ताकि भालू अंदर ना आ सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कई घरों के मुर्गे, बत्तख, सुअर और गाय रात में मारे जाने लगे और सुबह सिर्फ उनकी हड्डियां मिलती थी। यहाँ तक कि दादाजी जो छोटे छोटे चूजे खरीद कर लाए थे वे भी बच नहीं पाए। लोग कहते थे, अच्छा हुआ कि अभी सिर्फ जानवर मर रहे हैं, अगर वह रात में घर के अंदर घुस आया तो पता भी नहीं चलेगा। मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी वह भालू हमारे आंगन में कैसे घुस आता है? दादाजी बोले, भालू बहुत चालाक होता है, वह शायद बाहर के पेड़ पर चढ़कर दीवार के ऊपर से कूदकर आ जाता होगा। इसके बाद कई दिनों तक वह भालू बार बार गाँव में आता रहा और लोगों के जानवर मारता रहा। लोग बहुत परेशान हो गए और एक एक करके गाँव के मुखिया के घर जाकर शिकायत करने लगे कि हमारे सारे जानवर खत्म हो रहे हैं। लोग कहने लगे, अब हम कैसे अपने जानवरों की रक्षा करेंगे? भले ही भालू अभी सीधे इंसानों पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन हर रात कभी एक मुर्गी तो कभी एक बकरी मार देता है। इससे सब लोग डर में जी रहे हैं। कोई बोला, हाँ सही कह रहे हो, भालू अभी भले ही लोगों पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन वह हर तरफ जाकर जानवर मार रहा है। इससे पूरा गांव हर समय डर के साए में जी रहा है। तभी एक आदमी बोला, सब लोग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। भालू अभी सीधे इंसान पर हमला नहीं कर रहा, ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन हम कब तक घरों में छिपकर बैठेंगे और देखते रहेंगे कि वह हमारे जानवर मारता रहे? ये हमेशा नहीं चल सकता। तभी किसी ने कहा, हाँ सही है, एक दिन तो हमारे सारे जानवर खत्म हो जाएंगे और अगर वह दीवार फांद कर जानवर मार सकता है तो हो सकता है एक दिन घर के अंदर भी घुस आए और लोगों को भी मार दे। इसलिए हमें उसी समय उसे मार देना चाहिए जब तक वह इंसानों को सीधे मारना शुरू नहीं करता। यह सुनकर सब लोग एक राय हो गए कि भालू को उसी तरह मारना होगा जैसे पहले भालू को मारा गया था। फिर गांव में एक बार फिर भालू पकड़ने की टोली बनाई गई, लेकिन इस बार मुझे साथ नहीं ले जाया गया। दादाजी ने मुझसे कहा, अर्जुन तुम यहीं गणेश काका के घर पर रहो, कहीं बाहर मत जाना, जब मैं वापस आ जाऊंगा तब तुम्हें घर ले जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है दादाजी, अर्जुन आपकी बात मानेगा, आप जल्दी लौटना। फिर दादाजी मुझे गणेश काका के घर छोड़कर पहाड़ की तरफ चले गए। मैं पूरे दिन वहीं बैठकर उनका इंतजार करता रहा, लेकिन शाम हो गई और पहाड़ पर गए लोग अभी तक वापस नहीं लौटे। तभी अचानक गणेश काका के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसी समय घर के पीछे से अचानक किसी जानवर की भारी गुर्राहट सुनाई दी। अगले ही पल एक काला भालू तेजी से अंदर घुस आया और उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। उसके नुकीले पंजे मेरे सीने पर टिके हुए थे, वह मुझे काटने ही वाला था कि तभी गणेश काका न जाने कहां से ताकत लाकर भालू से टकरा गए और उसे जोर से धक्का दे दिया। भालू थोड़ी देर के लिए गिर गया। उसी मौके का फायदा उठाकर गणेश काका ने मुझे उठाया और तेजी से घर की तरफ भागे। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और मुझे घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले गए। वहां पहुंचकर
देखकर उन्होंने मेरे पूरे शरीर पर सफेद शराब यानी देसी शराब मल दी। फिर उन्होंने अलमारी खोली और मुझे उसके अंदर छिपा दिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम यहीं चुपचाप छिपकर बैठे रहना, बाहर चाहे कुछ भी आवाज आए या कुछ भी हो जाए, तुम एक आवाज भी मत करना, समझे? मैंने धीरे से कहा, हाँ। फिर मैंने पूछा, दादाजी आप भी अंदर आकर छिप जाओ। उन्होंने कहा, मैं भी अभी छिपने जा रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने अलमारी बंद कर दी और कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। पता नहीं कितनी देर बीत गई, तभी बाहर से सरसराने की आवाज आने लगी। फिर अचानक जोर से धक्का लगा और लकड़ी का दरवाजा टूटकर खुल गया। लगभग 2 मीटर लंबा काला भालू लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। मैं अलमारी की पतली सी दरार से सब देख रहा था। वह जमीन के बहुत पास अपना सिर झुकाकर सूंघ रहा था। मैं अपनी सांस तक रोक कर बैठा था ताकि कोई आवाज न हो। वह धीरे धीरे बिस्तर के पास गया और उसने अपने पंजे से बिस्तर पर रखी चीजें जमीन पर गिरा दी। लेकिन जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिला तो वह कमरे में घूमने लगा। फिर धीरे धीरे वह अलमारी की तरफ आने लगा। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वह मुझे न ढूंढ पाए। वह अलमारी के पास आकर रुक गया और सूंघने लगा। उसकी बदबूदार सांस मेरी नाक तक पहुंच रही थी। वह अलमारी के चारों तरफ घूम रहा था और उसके गले से धीमी गुर्राहट की आवाज निकल रही थी। शायद उसे शक हो गया था कि अंदर कोई छिपा है, लेकिन किसी वजह से उसने अलमारी खोलने की कोशिश नहीं की। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। भालू तुरंत मुड़ा और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर आगे के पंजे सीने के सामने उठा लिए और दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। जैसे ही कोई अंदर आएगा वह उस पर झपट पड़ेगा। मैं डर के मारे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर आने वाला आदमी शायद डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। भालू समझ गया कि जमीन पर पड़ा आदमी अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने अपने पंजे छांटे जैसे खाना खाने से पहले तैयारी कर रहा हो। फिर उसने अपने तेज पंजों से उस आदमी का शरीर चीर दिया। वह आदमी दर्द से जाग गया और अपनी फटी हुई देह देखकर जोर जोर से चीखने लगा। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन मैं डर के मारे एक आवाज भी नहीं निकाल सका। थोड़ी ही देर में उसकी आवाज बंद हो गई। वह मर चुका था। भालू शायद ऊब गया था, इसलिए वह धीरे धीरे बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद बाहर से फिर किसी के दर्द से चीखने की आवाज आई और अचानक सब शांत हो गया। यह सब देखकर मैं इतना डर गया कि मुझे होश ही नहीं रहा। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मेरे सामने दादाजी खड़े थे। मैं उन्हें देखते ही जोर जोर से रोने लगा। दादाजी ने तुरंत मुझे गोद में उठा लिया और अपने खुरदरे लेकिन प्यार भरे हाथों से मेरा सिर सहलाने लगे और मुझे शांत करने लगे। बाद में मुझे पता चला कि जब वे लोग पहाड़ से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि भालू गणेश काका के घर के पास किसी को मार रहा था। बहुत मुश्किल से उन्होंने उसे भगा दिया। गणेश काका तो बच गए, लेकिन वह आदमी जिसे भालू ने मारा था वह मर चुका था। उस दिन पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब गांव के सारे जवान पहाड़ पर होंगे तभी भालू अचानक गांव पर हमला कर देगा। उस हमले में पूरे गांव के 15 लोग मारे गए और 18 लोग घायल हो गए। यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी घायल हो गया। अब सबको डर था कि भालू फिर कभी भी वापस आ सकता है। मैंने दादाजी से डरते हुए पूछा, दादाजी क्या हम फिर कभी अपने गाँव वापस आएंगे? दादाजी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस गहरी सांस ली और चुप